शुरू कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैप्टर 8 निकालें। चैप्टर 8 क्वेश्चन 46 निकालें। ओके, क्वेश्चन 46, पेज 165। गिलानी एंड कंपनी इज अ सोल प्रोप्राइटर। गिलानी एंड कंपनी एक सोल प्रोप्राइटर है एंड इज डीलिंग इन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002, 30 जून 2002 के साल में द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर वॉज 6.1 मिलियन। उसकी टैक्सेबल इनकम 6.1 मिलियन है। और अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की प्रोविजंस के तहत कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम टैक्स पेएबल एंड टैक्स टू बी रिफंडेड इफ एनी फॉर 2002 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा जी, पहला सवाल हमारा ये है कि इसकी सेल है 120.5 मिलियन और अगले रिक्वायरमेंट में इसकी सेल है 110 मिलियन। तो द क्वेश्चन इज कि क्या इसकी सेल 100 मिलियन से ज़्यादा है कि इसके ऊपर लगे सेक्शन 113? नो, सेल हमने देखनी होती है विदाउट सेल्स टैक्स। तो इन दोनों फिगर्स को अलग-अलग ज़रा डिवाइड करें 117 से, मल्टीप्लाई करें 100 से और ये दोनों फिगर्स लिख लें। इन दोनों को डिवाइड करें 117 से और मल्टीप्लाई करें 100 से। आई होप आप इन्हीं फिगर्स पे पहुंच गए होंगे। तो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है कि इसमें सेल्स टैक्स बोले पड़ा है। तो डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया ताकि फिगर 100 पे आ जाए। आप ज़रा बताएं, क्या इन दोनों की सेल 100 मिलियन से ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल। यहाँ सेक्शन 113 अप्लाई होगा और यहाँ सेक्शन 113 विल नॉट अप्लाई। यहाँ सेक्शन 113 अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। एक ही दफ़ा थोड़ा आगे हो जाए तो हर 1 मिनट बाद इस तरह होना पड़ेगा। ओके, इतने से जगह से एक बंदा नहीं बैठ सकेगा, तो एक ही दफ़ा थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट। अब सवाल ये है कि हमने मिनिमम टैक्स जब लगाना है सेक्शन 113, तो सेक्शन 113 लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो मोहतरम, सेक्शन 113 लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आप दो तरीके से टैक्स निकालेंगे, एक नॉर्मल तरीके से और एक सेल का 1.25%। तो जो सेल का 1.25% होगा उसके साथ हम बोलेंगे कम से कम इतना टैक्स तो दे दो। चलें जी, अब मुझे बताएं इसकी नॉर्मल तरीके से इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम 6.1 मिलियन। तो चैप्टर 4 में जाएं और 6.1 मिलियन पे टैक्स कैलकुलेट करें। जल्दी जाएं चैप्टर 4 में, टेबल नंबर 1 लगाएं। जी, टैक्स बताएं इसका कितना बन रहा है नॉर्मल तरीके से। इधर आगे आ जाओ, 4th रो में टैक्स इसका कितना बन रहा है नॉर्मल तरीके से, जल्दी बताएं। 1365। ये टोटल जवाब है 1365000। नहीं आने दे रहे वो। मैं कहता यार आप लोग फिर दोनों बाहर निकल जाओ ना, उसको आगे तो आने दो। अच्छा,
अब लगाएं सेल का 1.25%, सेल का 1.25%। जी ये कितनी देर में आप लोग रनिंग में आएंगे? एंड पे बैठे हैं आप, एंड पे बैठे हैं आप। 1 2, वरना वो हाइब्रिड वाला रूम फ्री है बिल्कुल। पता नहीं उधर हाइब्रिड वाले भी शायद बिला पूछे इधर बैठ गए, मुझे तो ये कुछ फीलिंग आ रही है। 1 2 7 3 9 3 1 2 3 9 3। ये जी सेल का 1.25% आ गया। ओके आप बता दें ये बंदा नॉर्मल तरीके से टैक्स दे या सेल का 1.25%? ये बंदा नॉर्मल तरीके से टैक्स दे या सेल का 1.25%? कम से कम हुकूमत कहती है 12 लाख तो दे दो, कम से कम 12 लाख तो दे दो। वो बंदा पहले ही 13 लाख लेके आ रहा था, तो वो बंदा 13 लाख लेके आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 12 बोल के गवर्नमेंट चुप कर गई। नहीं नहीं चलो 13 ही आने दो। तो आप बताएं गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा कराएगा? 13 लाख। और कोई कैरी फॉरवर्ड शेरी फॉरवर्ड का सीन नहीं होगा इसमें। ओके क्यों? इसलिए कि जो नॉर्मल है वही पेएबल है। बोले जो नॉर्मल है वही पेएबल है। भाई आप हाइब्रिड के हैं, आप पहले नंबर, हाँ तो उधर जाए ना, जो जिस क्लास के उसमें जाए। जी आप फिजिकल की, इधर आ गए हैं फर्स्ट रो में। ओके थर्ड रो में भी जगह बना दें, फोर्थ में। यार ये हाइब्रिड वाले हजरात आप उठना शुरू करें, आप उठें, आप लोग इधर हो, आप इधर हो, जगह दे दो इनको उठने की। आप तो दोनों हाई फिजिकल के हो, हाँ आपको तो देखे देखे लग रहे हो। ठीक है फर्स्ट रो में आ जाए। और भाई आप हाइब्रिड वाले इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ, इधर फर्स्ट रो में आ जाओ। और टाइम पे आया करो, क्लास का एक टाइम होता है। अच्छा जी दूसरा मोहतरम बताएं, दूसरी दफ़ा निकलवाएं जी टैक्स नॉर्मल तरीके से, जल्दी जल्दी वही वाला निकलाएगा ना, 1365,000। क्या मैं इसका सेल का 1.25% लगा के चेक करूं या सेल का 1.25 लगाने की ज़रूरत नहीं है? कम कॉपीज दो ना, 20-25 पकड़ाओ। अच्छा चलो ठीक है, तो सेल का 1.25% लगाऊं या लगाए बगैर ही चला दूं काम? चलें जी मेरी तरफ से सोल्यूशन मुकम्मल हुआ। ये जी इस बंदे के टैक्सेस थे जो इसने जमा कराने हैं। भैया ने बड़े शौक से टाइम पूछा था किस टाइम क्लास शुरू होनी है, उसने कल आया नहीं अभी। ओके चलें जी आगे। क्वेश्चन 36 निकालें। क्वेश्चन 36 अंडर द, इधर पहली रो में आ जाओ दोनों। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सर्टन पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। कुछ लोगों ने टैक्स पे करना है 1.25% ऑफ सेल का। एक्सप्लेन द टर्म टर्नओवर। टर्नओवर की डेफिनेशन दे दें नंबर 1। नंबर 2 लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम टैक्स। वो लोग बताएं जिन्होंने मिनिमम टैक्स पे करना है। एंड नंबर 3 डिस्कस द रूल्स रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स के कैरी फॉरवर्ड के रूल्स बताएं। बताओ नहीं, यू विल बताओ। अच्छा पेज 156, तो एक्सप्लेन द टर्म टर्नओवर। ये जी टर्नओवर की डेफिनेशन है।
Then list the persons who are required to pay minimum tax. Minimum tax किन लोगों ने पे करना है? वो ये हजरात हैं. Discuss the rules relating to carry forward of minimum tax. Minimum tax को carry forward करने के rules. तो minimum tax को carry forward करने के rules ये आ रहे हैं. लिखें 2 का C, 113 के 2 का C. एसी चला दें यार. ओके, नेक्स्ट. ये नोट्स बांटे गए हैं. ऑनलाइन वाले हजरात इनको डाउनलोड कर लें और किसी एक्सटर्नल डिवाइस में रख लें. ये करीबी दुकान से जाके प्रिंट ले आएं. निकालें जी पेज 132, उस पर आर पॉइंट निकालें बिजनेस के चैप्टर में ही. आप हजरात का आना बहुत मुबारक हो. आप हजरात तशरीफ़ लाए. आखिरी दफ़ा फ़िज़िकली, एक और दफ़ा हम मिलेंगे ऑनलाइन. छोड़िए, आपकी जान तो नहीं छोड़ी जाएगी. कोई आधे घंटे के लिए अगले मंडे को जूम मीटिंग करेंगे हम आखिरी. फिर उसमें गले भी मिलेंगे, बाय बाय भी होगा. ऐसे नहीं आपकी जान छोड़ी जाएगी. अभी आपको आधे घंटे के लिए बुलाया जाएगा. आप घर बैठे होंगे, मैं घर बैठा हूँगा और हम मुलाकात करेंगे. आय हाय क्या होता है ये पठान, तुझे क्या मसला है? ओके, अच्छा जी. पॉइंट आर. पॉइंट आर ये कहते हैं जी कि आपने अपने सिस्टम को बोर्ड से इंटीग्रेट करवाना है. तो आपने अपने सिस्टम को जो बोर्ड से इंटीग्रेट करवाना है, तो अगर आप ऐसा ना करवाएं तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी. सज़ा ये मिलेगी कि आपके खर्चे, किसी को नोट्स ना मिले हो हाथ खड़ा कर दें. अच्छा, सज़ा ये मिलेगी कि आपके खर्चे 8% तक नॉट अलाउड हो जाएंगे. यानी 8% खर्चे आपके नॉट अलाउड हो जाएंगे, इधर भी नहीं मिले. तो अगर आपने अपने सिस्टम को बोर्ड से इंटीग्रेट ना करवाया, जल्दी कर दो, इसको दे दो, ये लेट आने वाले को एक चपेट भी मारो साथ. और ये किसी को ना मिले हो, ये इसको दे दो, इसको दे दो, एक प्यार से चपेट मारो. और किसी को सफ़े ना मिले हो. अच्छा जी, तो अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लें. आपकी सेल है 200, हाथ रखने आगे. आपकी सेल है 200, आपके खर्चे हैं 70 के, आपका प्रॉफिट आया है 130. आपने फाइन दिए गवर्नमेंट को ₹5. और आपका सिस्टम नॉट इंटीग्रेटेड, आपका सिस्टम बोर्ड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है. लास्ट वाली क्लास को 3:30 बजे फारिग कर दिया गया था. इंशाल्लाह आपको भी 3:25 तक फारिग कर दिया जाएगा. तो दूसरी दफ़ा उस सफ़र से गुजरने ना, बस हम थोड़ी सी होस्ते तेज़ चलाएं, 5 मिनट हमारे बच जाएंगे. अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि मेरा प्रॉफिट कितने? प्रॉफिट 130. वर्किंग, आपके खर्चे कितने हैं? पहले तो ऐड करें ना फाइन. ये मैंने सॉल्यूशन शुरू कर दिया है. फाइन, आज जो जगह रखी हुई है उसने आपके लिए, आज फाइन. फाइन आपने ऐड कर दिया क्योंकि ये खर्चा बिजनेस का जेन्युइन खर्चा नहीं है, आपने ऐड कर दिया फाइन. नेक्स्ट, अब बताइए मुझे, लॉ कहते हैं 8% तक खर्चे नॉट अलाउड कर दो इस बंदे को. अब हमारे खर्चे कितने हैं? खर्चे 70. इसमें से 5 तो लॉ मेकर की नजर में खर्चे ही जाली हैं. क्या आप मुझे बता सकते हैं लॉ मेकर की नजर में जेन्युइन खर्चे कितने हैं? जेन्युइन. क्या लॉ मेकर जेन्युइन खर्चों के बारे में कह रहा होगा 8% डिसअलाउ करूं, या जाली खर्चों के बारे में? नहीं, जाली खर्चे तो वैसे ही जाली है ना. ये तो लॉ मेकर की नजर में खर्चा ही नहीं है. जैसे मैंने पकड़ा 70 में से मैंने थप्पड़ मार के 5 को तो वैसे ही फारिग कर दिया, मेरे खर्चे ही 65 हैं. जैसे गाड़ी की कॉस्ट होती थी ना 80 लाख, तो हम 5 लाख को ऐसे फेंक देते थे नीचे, क्योंकि ताकि उसकी कॉस्ट कितनी बच जाए, 75 लाख. अब मुझे बता दें टोटल खर्चे कितने हैं? 70. इन पे 5 रुपए पे तो लॉ की कोई और प्रोविजन लग रही है.
इसलिए 5 को तो वैसे ही यहां से फारग कर दें। पीछे खर्चे बचे कितने? 65। 65 के जो खर्चे हैं उनका 8% आप क्या कर दें? नॉट अलाउड। तो अब आप मुझे बता दें नॉट अलाउड वर्किंग में कितना निकला एज पर सेक्शन 21 का आर लगाया है मैंने। मुझे पता है वो भी नॉट अलाउड है, लेकिन नॉट अलाउड 21 के आर के मुताबिक कितना निकला जी? 5.2। सेक्शन 21 के आर वाला डिसअलाउंस टोटल 140.2। तो फोकस करें जरा, मुझे बताएं खर्चे जो नॉट अलाउड में आपने डालने हैं कौन से डालने हैं? जेन्युइन खर्चे भी हमारे 8% नॉट अलाउ कर देगा। वैसे जेन्युइन खर्चे क्यों नॉट अलाउ कर रहा है? जेन्युइन हमारे खर्चे तो 65 हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये क्यों नॉट अलाउ कर रहा है? क्योंकि हमने इंटीग्रेट नहीं कराया बोर्ड के सिस्टम के साथ। ओके 1 2 3 4 6 सी लगे हुए, मैं गिन देता हूँ। 6 लगे हुए यार, इधर अटेंटिव रहे, इधर अटेंटिव रहे। 6 सी हैं, एक कुर्सी पड़ी हुई है, एक टीचर है, इसके पीछे भी वाइट बोर्ड है। जो जो करना है, बल्ब भी गिन दूंगा, ब्रेक कोई हुई तो बल्ब भी गिन के दे दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट। Mara, will you take 1 year to note it down? Should they mark the pay? अच्छा जी, सेक्शन 75A निकालें। सेक्शन 75A भाई खुदा के लिए आंखों की अलाइनमेंट इधर रखें, किसी की तरफ मत देखें, कोई इधर नहीं बैठा हुआ पूरी क्लास में, अपने उसमें अटेंटिव रहें। अब जिसने जिसकी तरफ देखा मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा। कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। सेक्शन 75A पेज नंबर 149, घर से निकाल के लाया, सवा लगता ही नहीं मुझे। 140 154 1980 की किताबें रखी हुई हैं किसी ने। 140 अच्छा जी, ये जो पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कैश में ले सकते हैं, नहीं ले सकते कैश में, इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 19 मिलियन की, जिसमें 6 मिलियन की पेमेंट कैश में कर दी थी। तो हमने 6 को थप्पड़ मार के ऐसे नीचे फेंका था ताकि इसकी कॉस्ट रह जाए 13 मिलियन। इस पॉइंट के अंदर ना, ये पॉइंट आप कोई हाउस खरीद लें उस पर भी लगता है, कोई प्लॉट खरीद लें उस पर भी लगता है, कोई बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीद लें उस पे भी लगता है, कोई लैंड खरीद लें उस पे भी लगता है। यानी हर किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, प्लांट पे नहीं लगता। प्लांट इमूवेबल नहीं है, मशीनरी पे नहीं लगता, फर्नीचर पे नहीं लगता। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी है, फैक्ट्री बिल्डिंग बाय की और पेमेंट कैश में कर दी, तो वो फिर डिसअलाउ हो जाएगा उतनी कॉस्ट। पर्सनल यूज के लिए कवर हो गई हाउस। अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो ये जुर्म है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन आस्क मी हियर। आज क्लास के बाद वाला प्रोग्राम भी नहीं है। ओके नहीं मैंने कहाँ जाना है। अच्छा, जो भी सवाल हुए आपके क्लास के मिड वाली ब्रेक में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हम ब्रेक करेंगे, एक बड़ी ब्रेक करेंगे आधे पौने घंटे की। ओके अच्छा मोहतरम, ये थ्योरी के सवालों में थोड़ा सा मसला कर रहे हैं इनकम के साथ। अच्छा ये ना हाथ रखना है आप लोगों ने प्लीज़, बहुत से लोग ना इसको हाथ रखे बगैर प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा इधर आ जाएं, फिजिकल में है ना इनरोल्ड, तो आ जाएं, इधर आगे आए, फर्स्ट रो में जगह, और आइंदा टाइम पे है ना जिंदगी में हर जगह। इनकम दो किस्म की होती है। नंबर 1 एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। खर्चे दो किस्म के होते हैं, एक अलाउड और एक टैक्स। क्रेडिट्स भी दो किस्म के होते हैं,
एक अलाउड और एक। अब ये जो आप लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ ना थ्योरी के सवालों में, एग्रीकल्चर इनकम इज अलाउड, अब ये पता नहीं कौन सी अंग्रेजियां, इज नॉट अलाउड। लो जी, एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अलाउड लिख रहे हैं। फाइन इज एग्जाम्प्ट, फाइन इज अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्प्ट। फाइन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। खर्चों के साथ अलाउड नॉट अलाउड लिखना होता है, और इनकम्स के साथ एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल लिखना होता है। तो ये थोड़े से ना जरा होश के नाखून लेके चल रहे हैं। अब देख लें सारे बबलू शबलू सारे पहुंच गए। अच्छा चलें जी, लेट स्टार्ट। सवाल शुरू करेंगे। इधर उधर की क्या बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि बासित ने क्या किया। देखते हैं जी बासित ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 1, तैयार हो जाए, कोट शोट उतार दें अपने जी। सवाल शुरू करें। मार्कर, भाई मार्कर लाना, किधर पड़े हुए? एसी को क्या करना है, बंद करा दें भाई। एसी इधर से उतरवा ही दें आप, 25 पे ले जाएं इसको। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। बासित, किसी को सफा ना मिला हो हाथ खड़ा करें, बिल्कुल मिलना भी नहीं चाहिए। बस फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन सफे ला दो यार। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 31 अगस्त 2022। इस बात का क्या मतलब होता है, टुडे इज 31 अगस्त 2022? आज 31 अगस्त 22 है, ये तो मतलब है मैं, हाँ मतलब ये है कि 30 जून 22 का न्यूमेरिकल है, 30 जून 22 का न्यूमेरिकल है, और हम 31 अगस्त पे खड़े हैं। क्योंकि आपको पता है ले आओ एक ही दफा ले आओ रिमोट, साथ हीटर भी ले आओ, लगा दो जहां जहां चाहिए। अब तो इतनी गर्मियां आ गई हैं कि अच्छा, तो बरकत के लिए लोग जो है वो स्वेटर पहन के आए हुए हैं बस आज। ओके, नहीं बंद ही कर रहे हो? ओ नो 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 नो, प्रिंसिपल साहब को शिकायत लगा दूंगा मैं आपकी। ठीक है चलो, अब इधर करो, इधर इसको कर दो 23 पे, इसको कर दो 23 पे। असल में मेन सीन आने लगे हैं क्लास के, इसलिए बच्चे जरा ज्यादा मुतवज्जे हो गए हैं। भाई दांत बाहर रखने हैं क्लास में, दांत नहीं अंदर रखने आज, दांत बाहर खोलो जरा, होंठ दोनों। अच्छा जी, फॉर द पर्पज टूथब्रश भेज देंगे, कोई मसला नहीं। फॉर द पर्पज दिस क्वेश्चन एज्यूम टुडे इज 31 अगस्त 2022। बासित सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइन। बासित मास्टर लिमिटेड को छोड़ के चला गया ऑन 31 जनवरी 2022, 7 महीने नौकरी करके। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 ईयर्स, हमारे साल में 7 महीने नौकरी की है, वैसे 3.5 साल इनके साथ रहे। इस साल ही रिसीव द फॉलोइंग फायदे फ्रॉम एमएल। सैलरी है 6,10,000 पर मंथ की। तो जी एंड पे नजर आ रहे हैं, जरा हाथ का करते हैं, फॉन्ट साइज मैंने सही रखा हुआ है। 6,10,000 तरफ 7, 42 रुपीज इन 1000 लिख दें ऊपर, 4270। जल्दी करें ना, 15 साल लगाने हैं नोट करने में। तस्वीर की ऑप्शन कोई नहीं होगी, ये बीच बीच में वर्किंग्स मिटती रहेंगी और नई वर्किंग्स आती रहेंगी। भाई आप फिजिकल में एनरोल्ड हैं, आ जाए फिर। अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी, उसको अलाउंस मिला है सैलरी का 5%। खुले दिल से और मुस्कुरा के जगह दिया करें, जहां जगह होगी वहीं मैं बुलाऊंगा बंदे को। एन अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी, जो सिर्फ और सिर्फ खर्च हुए इन परफॉर्मिंग द ऑफिशियल ड्यूटीज, उसको अलाउंस दे रहे हैं 5% ऑफ सैलरी, जो कि ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है। तो हम जाएंगे सैलरी के चैप्टर में, और सैलरी के चैप्टर में हम वही तस्वीर देखेंगे जो परसों की क्लास वालों को दिखाई है। लेवल आप हमारा देखें कि दोनों जगह एक ही। अच्छा, तो ये एक तस्वीर है जो आपके मोबाइल में कहीं वो बहुत पुरानी सेव हुई है,
अब तो डाटा भी वॉश हो गया हुआ है। अलाउंस या तो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए होगा या ऑफिशियल ड्यूटी के लिए नहीं होगा। अगर अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटी का है और ये मंथली मिल रहा है या परसेंटेज ऑफ सैलरी के तौर पे मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने इस अलाउंस को टैक्सेबल कर देना है। लेकिन अगर कोई अलाउंस वन ऑफ टाइम है तो फिर इसको टैक्सेबल नहीं करना। तो क्योंकि ये अलाउंस सैलरी का पार्ट एंड पार्सल बन के मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल। तो अलाउंस कितना है जी, 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ 4270 टू राउंड ऑफ कर दो, उसे मत बताओ। अगर अब भी वो नहीं कर रहा तो अब कोई फायदा नहीं बताने का, अब उसे पेपर रुपीज में ही करने दो, वो बस आंडे आंडे ही लगाता रहेगा पूरे पेपर में। अब बात निकल चुकी है बहुत आगे। क्या हर मंथ मिल रहा है? 5 अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी, मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए नहीं करना कि सरकार ये जो फिगर है ये ऑलरेडी 12 लग के आई हुई है या 7 महीने लग के आई हुई है, जो भी है, तो वो तो ऑलरेडी ओके। और 1 जुलाई 2021 साल के पहले दिन, ये थोड़ी सी अलाइनमेंट इन कर लें। मैं उधर होता हूँ, आप उधर होते हैं, आप उधर होते हैं, मैं उधर होता हूँ, ये यही चलता रहने क्लास में। ऑन 1 जुलाई 2021 वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन, ऑन 1 जुलाई 2021 ही लीज्ड अ कार, उसने गाड़ी लीज पे ली है, हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 48 लाख एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,20,000। ही पेज रेंटल, वो जो गाड़ी का किराया दे रहा है अपनी पॉकेट में से दे रहा है, फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज। और इस गाड़ी को इस्तेमाल करे, कभी कभी दफ्तर आ जाता है इस गाड़ी पे, कभी कभी घर वालों को झूठे देता है। बताएं जी। अब आप अगर सोचें कि इस गाड़ी का एम्प्लॉयर से ताल्लुक ही कोई नहीं, क्योंकि ये गाड़ी इसको एम्प्लॉयर ने लेके नहीं दी हुई, एम्प्लॉयर ने इसको गाड़ी ने लेके दी हुई, ये अब मैं आपको साबित करने लगा हूं। एक है बासित, अब हर एक का आपके वाला लेवल नहीं होता ना, वो मेरे जैसे बैठे होते हैं। एक है एम्प्लॉयर और एक है लीजिंग कंपनी। ही लीज्ड अ कार, वो गया होगा लीजिंग कंपनी के पास और लीजिंग कंपनी ने उसको गाड़ी दी होगी एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,20,000। हर महीने ये लीजिंग कंपनी को कैश देगा 1,20,000 फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस, अपने घर से पैसे निकाल के। और इस व्हीकल पे कभी कभी वो दफ्तर आ जाता है। अब दफ्तर आने पे अगर एम्प्लॉयर इसको गाड़ी के कोई खर्चा दे, वो अलग फिर बात है, वो अलग बात है कि एम्प्लॉयर कहे यार गाड़ी का सारा पेट्रोल मेरी तरफ से डलवा लिया करो, ये है वो है। अब इट हैज नथिंग टू डू विद एम्प्लॉयर, तो इसलिए इसको हम टोटली क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो डैश डाल के लिख देंगे। लीज्ड कार डैश, अमाउंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब सैलरी का डाटा ही नहीं है, सैलरी में जो दे रहे हैं लिख दें, लीज्ड कार ऑफ ₹48 लाख, इस तरह कुछ लिखना लिख दें। ओके भाई, ये नोट्स चाहिए 2 कॉपीज इधर। ऑन 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2022 को कोई चीज़ आपको ऐसी है ना जिसकी आपने पिक्चर लेनी है और मैंने आपको मौका ना दिया, क्योंकि पिक्चर सारी आप ले चुके हुए हैं, तो वहाँ पे फ़ौरन लिख लिया करें यूट्यूब, और फिर यूट्यूब पे जब ये लेक्चर अपलोड होगा वहाँ से आप फिर कुछ तस्वीर ले लीजिएगा जो भी करना है। तो पॉइंट 4, ऑन 15 फरवरी 2022 यानी कब, एक्सेलेंट, रिज़ाइन होने के 15 दिन बाद। ये मैं मुँह से सुनना चाह रहा था, हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करके बैठा होता है इधर। 31 जनवरी को रिज़ाइन किया उसने, रिज़ाइन करने के 15 दिन बाद ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम एमएल एज फाइनल सेटलमेंट। एमएल ने जाते जाते कहा यार जाते जाते ब्रो ये ले जाओ। हमने कहा क्या जान देने लगे एम्प्लॉयर अपनी, चाचे पेड़।
3,20,000 लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एग्जाम्प्ट होती है सिर्फ, इधर लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल होगी जी। कितना? 320। आगे जी 22 लाख रुपए गोल्डन हैंडशेक के पैसे आ रहे हैं। गोल्डन हैंडशेक इज अ सेपरेट ब्लॉक इनकम, लेकिन इस पर नॉर्मल तरीके से भी टैक्स लगा के देखते हैं, लेकिन बड़े वाले न्यूमेरिकल में दोनों तरीके से करना हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको सेपरेट ब्लॉक ही लिया करेंगे। लेकिन इट डजंट मीन कि इसको न्यूमेरिकल के फेस पे ना डालें, इसको फिलहाल न्यूमेरिकल के फेस पे डालें। गोल्डन हैंडशेक जी 2200, लेकिन अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लें सेपरेट ब्लॉक। क्वेश्चन पेपर पे उन चीजों पे कुछ लिखते जाइएगा जिनको बाद में भी कुछ करना है, तो इनको बाद में भी हम कुछ करेंगे। जी आप फिजिकल में एनरोल्ड हैं, हाइब्रिड में? ठीक है, बैठ जाए। आगे प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज टैक्स रेट उसने आपको दे दिया, नोट्स दे दिया करो यार आने पे खुद ही। प्रीवियस 3 इयर्स का एवरेज टैक्स रेट दे दिया उसने आपको, कितना है जी? 4%। इसको इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे जब इसको सेपरेट ब्लॉक इनकम लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन 31 जनवरी 2022 जिस दिन रिजाइन हुआ तो उसके दोस्त ने कहा मैं इस रिजाइन होने में शायद तेरी कुछ मदद कर सकूं, तो रिजाइन हो गया, बड़ा गमगीन बैठा है। यार मेरी तरफ से थोड़ा सा सोना ले ले। मेरे ब्रो, मेरे दोस्त साथ वाले को देखें, दो दोस्त यार इतना तो जज्बाती हो गए हैं, मुझे सोना। गोल्ड वर्थ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए वाला कड़ा दे दिया बासित को। बासित आगे वो बेगम को देगा, जाहिर बात है, बासित ने क्या दूं, 2 लाख रुपए एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड। तो सोना मिला है, क्या मिला है? सोना, 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 नॉट सोना, सोना, उठना, जा। अच्छा भाईजान इस मसले को भी आप हमेशा के लिए हल कर लें। भाईजान आगे आए, आगे आए, ये फर्स्ट रो में ये दोनों बैग उठा दें, आप इधर ही रहें, ये दोनों बैग उठा दें, ये दोनों बैग उठा दें। अच्छा जी अब मोहतरम सवाल यह है कि अगर गिफ्ट मिले ना इन काइंड, बैठ जाना, लोगों ने तस्वीर लेनी है, अगर गिफ्ट मिले इन काइंड तो ऐसी सूरत में देखा जाता है कि रिश्तेदार से मिले या रिश्तेदार के अलावा किसी से मिले। अगर रिश्तेदार से मिले तो नॉट टैक्सेबल, और अगर रिश्तेदार के अलावा किसी से मिले तो टैक्सेबल। अच्छा अब गिफ्ट इन काइंड से क्या मुराद है? गिफ्ट इन काइंड से मुराद है किसी ने आपको कीबोर्ड दे दिया, किसी ने आपको मोबाइल की केसिंग दे दी, किसी ने आपको पेन दे दिया, किसी ने आपको केबल पकड़ा दी, किसी ने आपको लैपटॉप दे दिया। इट इज कॉल्ड एज, बोलें, गिफ्ट इन काइंड। ये होता है गिफ्ट इन काइंड। इसमें रिलेटिव और नॉन रिलेटिव होना देखा जाता है। अब क्योंकि ये दोस्त है जो कि रिलेटिव नहीं है, अब ये रिलेटिव ना होने की वजह से इसका गिफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बोलें, एड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन मेरा अगला सवाल, जब आपको कैश मिलता है ना, कैश, क्या चाहिए? अच्छा कुछ नहीं, फिर पीछे ना देखें तो यार आप लोग प्लीज इधर सुने मेरे साथ, जो मसला हो मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, मैंने पीछे देखना है, मैंने टाइम देखना है, मैंने इसी को देख, मुझे बताएं इस तरह जी। ओहो वो आपकी मर्जी है, मैंने तो शुरू में ही कह दिया था, जहां आप कंफर्ट, हाँ ठीक है, जाएं जाएं जहां आप कंफर्टेबल है, वो तो मैंने बता दिया था आपको। अच्छा नेक्स्ट, शुक्रिया, जल्दी पहुंचे फिर मैं शुरू करूं बात। ओ भाई इन दिनों के अंदर सर को जाने का टाइम नहीं होता, तुम मोबाइल ते लगे हो सरकार, ये दे दो। मेरे ख्याल से आप तो कुछ नहीं कहोगे, आपकी तबीयत मुझे है अंदाजा, वापस कर दूंगा आपको, मार्च में आ जाना। मेरे घर का पता है, मेरे नहीं बता दूंगा, आ जाना। जोर की नमाज पेपर देकर ना मेरी मस्जिद में पढ़ना, 12:15 पेपर खत्म होना है। कहाँ पे है, सेंटर कहाँ है?
अभी नहीं पता, आप आ जाओगे 1:30 बजे तक, 1:30 बजे नमाज होती है। ओके चलें जी, अब आप मुझे ये बताएं कि चलें जी मैं शुरू करूं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई पर्सन है, उसने गिफ्ट लिया है कैश में। कैश का मतलब है कि अब कोई बंदा आपको गिफ्ट देना चाह रहा है पैसे। तो पैसे देने के कई तरीके हैं, या कैश दे दें, या क्रॉस चेक दे दें, या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, ये सारे तरीके पैसे देने के हैं। इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन गिविंग कैश गिफ्ट, तो प्लीज अब आपने रिलेटिव नॉन रिलेटिव का रूल नहीं लगाना कि ये रिलेटिव है ये रिलेटिव नहीं है, अब ये रूल नहीं लगाने। अब आपने सिंपल क्या देखना है कि देने वाले ने जो गिफ्ट दिया है वो चेक से दिया है, या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से दिया है, या क्रॉस चेक से दिया है, और उसके पास एनटीएन है या नहीं है, ये रूल देखने हैं, ना कि रिलेटिव नॉन रिलेटिव होना। तो अक्सर पेपर में सवाल आता है, उसकी वालिदा ने, उसकी ग्रैंड मदर ने पैसे दिए, तो ये बच्चे ये वाली प्रोविजन खोल लेते हैं। ना ना ना, जिस मर्जी ने पैसे दिए, पैसों पे कौन सा वाला रूल लगेगा, एनटीएन और नॉट एनटीएन वाला। यहां रिश्तेदार नॉन रिश्तेदार की कोई कैद नहीं है। बहरहाल ये वाला पॉइंट अभी हमारा लग नहीं रहा, हमारा सिर्फ ये वाला पॉइंट लग रहा है। इस वजह से गोल्ड उसको 2 लाख वाला मिला है, दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, एहतियातन एक लाइन में छोड़ा हूं, पेपर में और कोई चीज आ गई। वर्किंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गोल्ड फ्रॉम फ्रेंड जी 200। भाई ये उस हाइब्रिड में आखिर में 2 लोग कौन खड़े हैं, या बैठे या जाएं, या जो भी करना है डिसाइड करें जल्दी। ओके आगे चलें जी। He rented out a building along with plant and machinery and sustained a loss of 4,50,000। बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना कौन सी इनकम है, बोले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेंटल फ्रॉम बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, जी बताएं। 450। ये जो अदर सोर्स का हेड है या कोई भी हेड है, तो उसमें आपस में तो प्लस माइनस करने की इजाजत है ना। जैसे कैपिटल गेन में प्राइवेट कंपनी पे लॉस आ जाए, ज्वेलरी पे गेन आ जाए, तो आपस में प्लस माइनस करने की इजाजत है। अभी लॉसी के चैप्टर के रूल ना लगाएं, लॉसी के चैप्टर के तब रूल लगेंगे जब किसी हेड का टोटल हो। तो अभी टोटल तो होने दे, अभी टोटल तो होने दे, फिर लॉसी के चैप्टर के रूल देखेंगे क्या लगाने हैं। तो ये जो एक ही हेड के अंदर चलते चलते प्लस माइनस आ जाए, इनको अन्यवा किया करें प्लस माइनस, इनकी कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे जी, ऑन 1 अप्रैल 2022 जनवरी में वो रिजाइन कर गया था। फरवरी मार्च के अंदर उसने जो है वो पाकिस्तान की सैर की, और 1 अप्रैल को ही लेफ्ट, वो चला गया इस दुनिया को छोड़ के, नहीं, फॉर यूके एंड ज्वाइन ऑल ओवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉय। ज्वाइंड एज एन एम्प्लॉय, इसका मतलब है वहां नौकरी करने गया है। एट अ मंथली सैलरी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 3200, उधर भी जाके 3200, फुल स्टॉप। ही रिमेन्ड अब्रॉड टिल एंड ऑफ ईयर, और साल के एंड तक वो बाहर के मुल्क ही रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े फख्र से बता रहे कि मेरी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं कटा। अब मोहतरम, जब भी पेपर में आ जाए फॉरेन सैलरी, तो 2 रूल है। जब भी आ जाए फॉरेन सैलरी तो 2 रूल है। या तो आप बाहर के मुल्क में फॉरेन सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर दो, फिर तो बहुत ही आला है। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में फॉरेन सैलरी के ऊपर टैक्स पे ना करो, और आप सिटीजन हो और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हो, इन दोनों में से यानी या तो आप टैक्स पे कर दो, एक बात यह है। दूसरी बात, या आप साल के आखिरी दिन बाहर हो और सिटीजन हो, इन दोनों प्रोविजन में से जो मर्जी लग रही हो, आपकी फॉरेन सैलरी क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। लिखें पेज 101 अपने नोट्स के ऊपर, पेज 101 पर दोनों प्रोविजन हैं, अल्लाह का शुक्र है।
तो ये जी फॉरेन सैलरी यहाँ भी एग्जेम्प्ट हो सकती है, फॉरेन सैलरी यहाँ भी, जिनमें से जो मर्जी प्रोविजन लगा लें। तो माना कि इसने टैक्स पे नहीं किया, लेकिन सवाल में देखें एक लाइन लिखी हुई है, ही वॉज देयर, कुछ इस किस्म की लाइन लिखी हुई है सवाल के अंदर। सवाल में लिखा हुआ है एंड ही रिमेन्ड अब्रॉड, और वो बाहर ही रहा। अब ये कौन सी इनकम बनने लगी है जी? वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी उधर ही कर लेते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि आई कैप खाली सैलरी का लफ्ज पे लिख रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी की बजाय, लेकिन एब्रीविएशन यूज नहीं करा IFS, खाली सैलरी का लफ्ज पे लिख रहा है। फॉरेन सोर्स की बजाय आप खाली फॉरेन भी लिखेंगे तो चलेगा काम पेपर में। अच्छा जी, आप बताएं सैलरी कितनी है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कितने हैं? 3200। अनलकीली रेट अगली एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 0.4 में। ये रेट देखें जी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक कितने का है? पाकिस्तानी 250 रुपए का। यानी अगर आप पाकिस्तानी, आपके पास 2 लाल नोट हो और एक पर्पल नोट हो, तो आप जाके 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के मालिक बन सकते हैं। अच्छा जी, आप बता दें जी फॉरेन सैलरी कितनी है? 3200 पर मंथ है, 3200 पर मंथ है। महीने अप्रैल मई जून ब्रेक, 3 महीने। 3 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 3 महीने की बाहर के मुल्क की करेंसी में सैलरी आ जाएगी। लेकिन इसको एक और रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 से। कितना? क्यों कर रहे हैं? ये तो एग्जाम्प्ट है। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैंने ऐड करके लेस करनी है। हमें डीओजी ने बाइट नहीं किया कि हम कैलकुलेशन कर रहे हो, हम इसे यूज करेंगे। आज सारे डीओजी सोए हुए हैं, हमने सुबह सुबह क्लास शुरू कर दी है। ओके, तूने बुलाया है किसी को? मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सारे सोए हुए हैं। ओके जी, वहां सिटीजन लिखा हुआ है तो एज्यूम करेंगे ये सिटीजन है। ऐसा कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये नॉन सिटीजन है, ये सिटीजन होगा। सिटीजन होता है पाकिस्तान का आईडी कार्ड हो, लिखते ना एज्यूमिंग सिटीजन, अच्छी बात है। एज्यूमिंग सिटीजन नीचे यहां छोटा सा एज्यूमिंग सिटीजन 0.4 वाई, इग्नोर नहीं करना, ऐड करके लेस करना है। एग्जाम में को शो करनी है चीजें, हम शो करने जा रहे हैं उधर। आप समझ रहे हैं, हम बैठने जा रहे हैं सिर्फ। वाइल रिजाइडिंग इन यूके, यूके में रहते हुए बासित सर्व्ड एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। उसने विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे सर्व किया किसी यूनिवर्सिटी में। वहां से उसने 1500 रुपए कमाए फ्रॉम यूनिवर्सिटी और उसने खर्चे किए 500 रुपए के। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर का मतलब है किसी शाम को क्लास लेने चला जाता होगा, सुबह तो नौकरी कर रहा है ना, संडे को क्लास ऑन कर लेता होगा, इस किस्म का स्टोरी कर रहा है। उधर जाके भी पाकिस्तानी गेम ऑन कर दिया इसने, संडे को क्लासें। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी अमाउंटेड टू GBP इतने। विद होल्डिंग टैक्स उस पर बाहर के मुल्क के अंदर जो है वो कटाए 225। अच्छा जी, अब मुझे बता दें क्या इसको मैं बिजनेस इनकम में डालूं या अदर सोर्स में? सैलरी नहीं होती, याद रखिएगा। विजिटिंग फैकल्टी मेंबर जो है वो आपका एम्प्लॉय नहीं होता। ये सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए जब आप रिक्वेस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ाने आता है, तो बिजनेस में ना डालें इसको, बेहतर है इसको इनकम फ्रॉम। और ये जो 2 एग्जेम्पशंस अवेलेबल है ना, ये सिर्फ तब अवेलेबल है जब आप फॉरेन सैलरी कमा रहे हैं। अगर आप बाहर के मुल्क में कैपिटल गेन चाइना कमाएं, बिजनेस इथोपिया कमाएं, अदर सोर्स ग्रेट ब्रिटेन कमाएं, अदर सोर्स लंदन में कमाएं, डेट ऑल इज टैक्सेबल। हाँ, इस पे जो आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया उस पर टैक्स माफ हो जाएगा। तो 1500 माइनस 500, कमाया कितना? 1500। खर्चा कितना किया? 500। उस यूनिवर्सिटी ने टैक्स कितना काटा? इसको एंड पे लिखेंगे, इसको लिख लें एंड पे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। 2 चीजें हो गई हैं, एक हमने ये हाईलाइट कर ली है 4% का रेट,
नहीं वो नहीं होगा ना, वो मुझे ही करना पड़ेगा, आपकी तरफ से नहीं होगा। इसको लिख अब हो गया सही। अच्छा अब इसको लिख लें, एंड पे टैक्स क्रेडिट 225 को। वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम अच्छा जी, या प्रॉफिट निकाल दें या आप रेवेन्यू में से खर्चे अलग अलग माइनस कर दें। तो मैं रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर रहा हूं, डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। रेवेन्यू कितने, खर्चे पर मंथ टाइप तो कोई चीज नहीं लिखी हुई। 1500 माइनस ये 1000 रुपया क्या आ गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो आपको बचे। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट से। रेट बोले 250। जवाब ही आ गया मेरे ख्याल से 250,000, 2,50,000। देख रहे हैं कितना फ्रेश हो गया है साथ वाला, जैसे ईद है आज। आपके साथ वाले की बात नहीं कर रहा, हाँ समझे, आपके साथ वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, वर्किंग नंबर 4। भाई जन आप पीछे देख रहे हैं, मैं कहा उन दोनों को, आपको और उसको दोनों को निकाल दिया जाएगा क्लास से। ओके इस साल ही अच्छा जी, एवरेज एक्सचेंज रेट है यकम अप्रैल से 30 जून तक का, इतना उसने दे दिया। During the year he contributed 5 लाख to an approved pension fund under voluntary pension system rules 2005। यार अब क्या करें, नहीं है कुछ, मुझे पता था आपने पूछने में, ये अभी तक ये सोच रहा था कि आपने पूछा क्यों नहीं। अच्छा अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में अगर हम जाएं तो आपको मिलेगा सेक्शन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। उस सेक्शन के अंदर भाई हाइब्रिड में अगर शोर हो रहा है तो हाथ खड़ा कर दें, नहीं हो रहा है ऐसा ना हो कि क्लास के बाद आप फिर आके मुझे कुछ बताएं, साथ साथ जरा मुझे पता चलता रहे, शुक्रिया। अच्छा मोहतरम, ये एक सेक्शन है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये सेक्शन टैक्स रेट्स के चैप्टर में है और ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपने लिए पेंशन की फिक्र करे तो उसको हम टैक्स माफ करेंगे। अपने लिए पेंशन की फिक्र का मतलब यह है कि यह बंदा कहे कि मैं फलां जगह नौकरी कर रहा हूं, मुझे एम्प्लॉयर ने तो पेंशन देनी नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि हुकूमत के खजाने में जाके खुद ही पैसे जमा कराता रहता हूं। हुकूमत ने एक स्कीम बनाई हुई है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम, वॉलंटरी, अपनी खुशी से आप आके पैसे जमा कराएं, हम आपके ही पैसे रिटायरमेंट के बाद आपको इन द फॉर्म ऑफ पेंशन वापस कर देंगे। इसमें याद रखिएगा बंदा खुद जाके पेंशन की बास्केट अपनी खरीदेगा और गवर्नमेंट के पास रखवाएगा, खुद जाके ये पैसे जमा कराएगा। एन एलिजिबल पर्सन अर्निंग इनकम शेल फॉर प्रीमियम पेड, जो खुद पैसे पे करेगा जाके, उसके ऊपर इसे टैक्स माफ होगा। तो इसके ऊपर हमने टैक्स क्रेडिट देने, तो इसको टैक्स क्रेडिट लिख के आगे चलते हैं। सेक्शन 62, 63। अच्छा एक चीज़ है, मैं इस सवाल का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहा था वो, लेकिन मैंने इस सवाल का हिस्सा बना दिया। इसको लोग मिक्स करते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वो क्या बात है, इट इज़ डिफरेंट, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है एक और कॉन्सेप्ट से, दैट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। एक तस्वुर है हमारे लॉ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, वो क्या तस्वुर है देखें। ये वॉलंटरी पेंशन सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का एक अलग सिस्टम चल रहा है। अब अगर एक एम्प्लॉय है, उसको पता है मेरे एम्प्लॉयर ने पेंशन नहीं देनी, तो वो जाके यहां पैसे जमा करवा देगा। लेकिन अगर कोई और एम्प्लॉय है जो किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है और एम्प्लॉयर ने खुद सोचा हुआ है कि मैं एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन दूंगा,
तो एम्प्लॉयर इसके लिए एक पेंशन की बास्केट खरीदेगा, पेंशन फंड। हमें कैसे पता चलेगा वो ये वाला है? हमें पता चलेगा, सवाल में लफ्ज लिखा होगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड। एम्प्लॉयर ने पेंशन फंड में पैसे डाले हैं, इनको इग्नोर करना है पेपर में। द रीजन इज कि ये पैसे वो होते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बास्केट में लग करके रख रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे ये देने होते हैं, इसलिए इन पे साथ साथ टैक्स नहीं लगाना होता। तो मैंने कहा था पेपर में लफ्ज आ जाए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन बास्केट, ये एम्प्लॉयर ने उसके लिए पेटी खरीद के रख लिया, उसको रिटायरमेंट के टाइम पे देगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन बास्केट विल बी इग्नोर्ड इन पेपर, इसको डैश डाल के इग्नोर कर देंगे। और रिटायरमेंट के टाइम पे भी जो पैसे मिलेंगे इग्नोर ही करेंगे। अगर ये बंदा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो इसको जो पेंशन मिल रही होती है वो माफ होती है। तो एक लफ्ज आएगा पेपर में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पेंशन फंड, एक लफ्ज आएगा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पेंशन फंड, वो टैक्स क्रेडिट होगा। और जब लिखा आएगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पेंशन फंड, वो फिर डैश डाल के इग्नोर कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड एंड दैट इज इग्नोर्ड, वो इग्नोर किया जाता है। दैट या दिस जो भी लिखना चाहें आप, ब्रैकेट वाली बात, इट इज इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया जाता है। पता कैसे चलेगा ये पैसे वो वाले हैं? एम्प्लॉयर डाल रहा होगा। अच्छा एक और बात सुन लें, इसमें जरूरी नहीं कि पेपर में वाज़े लिखा हो पिछली वाली लाइन में ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख टू अप्रूव पेंशन फंड, इतना सा भी लिखा हो सकता है। अगर आगे लिखा हो ना अंडर वॉलंटरी पेंशन रूल 2005, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी, ये टैक्स क्रेडिट वाला पॉइंट ही है, ये तो ज्यादा आसान है। लेकिन आजकल जो सवाल आ रहा है उसमें सिर्फ वो ये लिख रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पेंशन फंड। नो, इट इज नॉट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ही का मतलब जब भी आ जाए तो एम्प्लॉय खुद अपने लिए पेंशन सेव कर रहे हैं, तो दैट पेंशन फंड इज फॉर टैक्स क्रेडिट, इसको टैक्स माफ होगा 5 लाख। तो ये दो लफ्ज हैं, अगर ये लफ्ज आ जाए तो टैक्स क्रेडिट, और अगर ये लफ्ज आ जाए तो डैश डाल देंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने ढूंढने हैं। वॉलंटरी का वर्ड ना भी लिखा हो। आगे चलें जी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022, Basit started a new business in Pakistan. Following information is available. His sales stood at 20 million. उसकी सेल है 20 मिलियन। इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान सोर्स। जी यार ये क्या मसला है? क्या आप सोए तो देखना, फिर आपसे करूंगा क्या मैं। सेल दोगी बहुत रात हाथ खड़ा करें। उन्होंने कल 15-20 मिनट मोबाइल इस्तेमाल किया, हद होती है, हद होती है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं, जिन्होंने आधा घंटा इस्तेमाल किया। वैसे आई एम रियली अमेज्ड, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ जाए मुंह धोएं, अच्छी तरह धो के आइएगा। अच्छा ये इधर शॉर्टकट लगा लो, दरवाजा खोल के इधर से ही। सेल है 20 मिलियन। मिसलेनियस खर्चे अलाउड होंगे नॉट अलाउड होंगे? अलाउड होंगे, कोई डिटेल नहीं बताई हुई। 0.7 मिलियन है, 0.7 मिलियन होता है 7 लाख। 0.7 मिलियन होता है 7 लाख। और हमने 3 0 काटने हैं क्योंकि हम रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं, तो रुपीज 700। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। जैसे इनकम प्रॉपर्टी निकालते हुए ग्रॉस रेंटल में से रिपेयर अलाउंस और इंश्योरेंस और सारी चीज़ें माइनस करते थे, तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। इनका 2 मिलियन ऑन फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी स्टडी को मंथ बेस पे पोर्शन कभी भी नहीं करना, बस पूरा पकड़ना है और 5 से डिवाइड कर देना है या 20% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पेज नंबर बता दें,
जहाँ पे लिखा हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट, भूल गया था मुझे, प्री कमेंसमेंट का लफ्ज़ आप लोगों ने भी नहीं बोला। फिजिबिलिटी स्टडी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, पेज नंबर 144 पेज लिख लें। साथ वाले ने खोल लिया था, एक बंदे ने कहा मैं उधर से ही देख लूँ, अच्छा किया, वक्त बचा लिया, अच्छा किया। फिजिबिलिटी स्टडी बेहतर है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर लिख दीजिएगा पेपर में जी। अमाउंट वो देखो मुंह धोने गया, क्या कर रहा है? अच्छा, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर बोलें कितने? 2000 डिवाइडेड बाय 5 या मल्टीप्लाइड बाय 20%, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 5 या मल्टीप्लाइड बाय 20%, एक ही बात है। तो इधर उधर की ना बात कर, डिवाइड कर 5 से जी। 400 तो आ गया ना, चलें आगे चलें। obtained a 3% लोन ऑफ AED, ये कहाँ की करेंसी है? दुबई की। obtained a 3% लोन ऑफ दुबई 0.4 million AED फ्रॉम UAE बैंक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑन यकम जनवरी 2022। लोन लिया है यकम जनवरी 2022 को, हमारे साल के मिड में, फॉर द परचेज ऑफ प्लांट। प्लांट के खरीदने के लिए लोन लिया है, कौन सा स्टैंडर्ड जहन में आ रहा है? IAS 23 जहन में आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई तसव्वुर हमारे लॉ में नहीं है कि इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाला जाए। प्लीज़ खुदा के लिए, अगर कोई स्टैंडर्ड आपके जहन में आ रहा है तो सिर्फ इस क्लास में बैठने की वजह से FR1 के अथरात आप पे चढ़े हुए हैं और कोई मसला नहीं आप में। तो बस ये इसको इग्नोर कर दें, डिलीट कर दें इस बात को जहन से। क्या कि इंटरेस्ट जो है वो एसेट की कॉस्ट में डाला जाता है अंडर IAS 23, लेकिन वो भी तब डाला जाता है जब क्वालिफाइंग एसेट हो। लेकिन ये सारी डिस्कशन तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो इंटरेस्ट को हमेशा एक्सपेंस में डालते हैं। तो इसलिए ऐसी को बात जहन में लाइएगा कि इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में डाला जाएगा। इंटरेस्ट पे होने सालाना, यकम जनवरी 22 तो 31 दिसंबर 22, हमारे साल के बाद पे होना है। हमारा साल 30 जून 22 को खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर 22 को पहला इंटरेस्ट पे होना है। इंटरेस्ट पेड इज सालाना एंड प्रिंसिपल पेड इज 3 साल बाद। प्रिंसिपल तो वैसे ही 3 साल बाद पे होना है। तो अब सवाल सिर्फ ये रह गया कि मैंने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट, व्हाट शुड आई कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूं? 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं या पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं? इंटरेस्ट एक जेन्युइन खर्चा है मेरा। अगर मैंने बिजनेस कमाने के लिए लोन लिया है और लोन पर इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट मुझे खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं 0.4 को लिख दूं 4 लाख AED का लोन, तो क्या ये बात सही है? आई रिपीट, 0.4 मिलियन का मतलब है 4 लाख AED। अगर आप मुझे 4 लाख AED लोन आपने ले लिया बाहर के मुल्क से, तो मैंने 4 लाख फेस पे तो नहीं डालना, इसलिए मुझे 4 लाख पूरा ही लिखने दें। 4 लाख AED मल्टीप्लाइड बाय 3%। जब मैं 4 लाख पे लगाऊंगा 3%, तो ये मुझे क्या निकल आएगा? 1 साल का इंटरेस्ट। ये क्या निकल आएगा? जब मैं लगाऊंगा 6/12 का फैक्टर, अब ये क्या निकल आएगा? 6 महीने का इंटरेस्ट। अब भी जो इंटरेस्ट निकलेगा वो AED करेंसी में निकलेगा। इससे अब मल्टीप्लाई करने में आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यकम जनवरी का रेट तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि वो तो लोन लेने का रेट है, ना कि इंटरेस्ट के खर्चे का। वो तो लोन लेने का रेट है। लोन को तो मैं बात कर ही नहीं रहा कि लोन पाक रुपीज में आपने कितना लिया। अगर मैं आपसे पूछता लोन पाक रुपीज में कितना लिया, फिर यकम जनवरी का रेट आप चूज करते। अब रेट बच गए 2, एक रेट है 30 जून का और एक रेट है एवरेज। अब हमारे लॉ में ना वाज़े तौर पे कोई गाइडेंस दी नहीं हुई, इसमें लोगों का इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं इंटरेस्ट 6 महीने टाइप की चीज़ है कोई, तो बेहतर है कि एवरेज रेट लगा दो। और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 21, उसमें बड़ी वाइज गाइडेंस दी हुई है कब क्या रेट लगाना है, लेकिन हमारे लॉ में गाइडेंस नहीं दी हुई।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा होता है जब अमाउंट टेक इनटू अकाउंट करें उस वक्त का रेट लगा दें, और कुछ लोगों की राय है कि 30 जून का रेट लगा दें, लेकिन आई कैप ने अपने सोल्यूशन में ये वाला रेट लगाया है 53, क्योंकि आई कैप को फील हुआ है शायद इंटरेस्ट 6 महीने टाइप चीज़ है तो एवरेज रेट लगाना ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए उसने एवरेज रेट लगाया है इंस्टेड ऑफ के ईयर एंड का रेट लगाएं, क्योंकि इंटरेस्ट भी 6 महीने टाइप चीज़ है कोई, तो फिर इसलिए रेट भी 6 महीने टाइप का ले लो। कितने जी बोले? 53। जो जवाब आएगा वो न्यूमेरिकल के फेस पे मैं 1000 से डिवाइड करके डालूंगा, क्योंकि ये रुपीज में जवाब आएगा। डन? चलें जी, इसको मैं नोट करता हूं, इधर ही नोट करते हैं, पेपर में तो इसी तरह करना ना। इंटरेस्ट, बिजनेस का खर्चा है जनवन, लोन बताएं कितना लिया? 4 लाख एडी मल्टीप्लाइड बाय 3% मल्टीप्लाइड बाय 53 जी, 1000 से डिवाइड करके बता रहे हो? 318। बाहर के मुल्क वाले ये नहीं देखते, बाहर के मुल्क वाले अपनी करेंसी में लेते हैं वापस, प्लीज वो इस पे नहीं देखेंगे एक्सचेंज रेट कितना था, वो सिर्फ ये कहेंगे, बाहर के मुल्क वाले क्या कहेंगे कि आपने पाक रुपीज में कितना लोन लिया हुआ है या एडी में कितना लोन लिया हुआ है, वो एडी में पकड़ेंगे 3% लगाएंगे 6/12 कहेंगे और कहेंगे ये पैसे भेजो। जी बोलो। उसमें लिखा हुआ है कि द करेंसी रेट लगेगा व्हेन द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट, ये लफ्ज लिखा हुआ है सिर्फ, तो अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट बजाहिर लग रही है 3 जून 22 को, तो इस पे कुछ लोगों की राय है 55 का रेट लगना चाहिए, क्योंकि अमाउंट आप ये रिकॉर्ड 30 जून 22 को कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये भी राय है कि इंटरेस्ट कोई एक दिन के टाइप की चीज नहीं होती, ये हर डेप्रिसिएशन टाइप चीज होती है जो फैली होती है 6 महीनों पे, इसलिए कुछ लोगों की राय के मुताबिक 6 महीने का रेट लगता है एवरेज। ओके ओवर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक बात पूछ रहा हूं, अगर 0.1 लोन अगर 0.1 का लोन अभी है कितना लोन 0.4, 0.1 का लोन मैं 30 अप्रैल को वापस करता तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता बताएं? अगर 0.1 का लोन मैं 30 अप्रैल को वापस करता तो, लिख लें आप कहीं, अगर 0.1 का लोन मैं 30 अप्रैल को, प्रिंसिपल अभी प्रिंसिपल कितने सालों बाद पे होने? 3 सालों बाद। ये सवाल से हट के डिस्कशन हो रही है, कहीं साइड पे लिखेगा, ऑनलाइन वाले छोटे भाई की कॉपी ले आए कहीं से। अगर 0.1 अदर इनकम नहीं लिखी हुई, बड़ा 0.1 है, अगर 0.1 का लोन मैं 30 अप्रैल को वापस करता तो इंटरेस्ट कैसे निकलता? तो आप लोगों ने IAS 23 में पढ़ा होगा, लोन आउटस्टैंडिंग देखा जाता है, लोन आउटस्टैंडिंग। तो आपने 4 लाख लोन कितना अरसा इस्तेमाल किया? 4 लाख का लोन आप हजरात ने इस्तेमाल किया, अभी एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा, वो खुद ही कर लीजिएगा, और 4 लाख में से वापस कितना कर दिया? 1 लाख, बकाया कितना बचा? इस तरह 1 लाख का कुछ नहीं करना था, लिया कितना? 4 लाख, इस्तेमाल 4 महीने कितना किया? 4 लाख, चौथे महीने के एंड पे वापस कितना कर दिया? स्टिल पेएबल 3 लाख। पेएबल पे इंटरेस्ट निकलता है, पेड पे इंटरेस्ट नहीं निकलता, पेएबल पे फिर इस तरह निकलता। ओके सर, अगर लोन पचपन कहां से आ गया? फिर वो एवरेज पूरे साल का रेट देता आपको।
फिर वो पूरे साल का देता, ना देता तो फिर मजबूरन 55 ले लेना। ओके, इंस्टॉल द प्लांट एंड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन ऑन 14 मार्च 2022। प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल हुई है जी। तो इनिशियल अलाउंस बता दें, कॉस्ट बताएं, 10,000 ज़रब 25%, 2500 इनिशियल अलाउंस आ गया। आप बताएं टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन, कॉस्ट बोलें 10,000 माइनस इनिशियल अलाउंस, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15 बोलें, 11,25 11,25 तो नहीं, अभी तो 9,20 हुए हैं। अच्छा अच्छा, जी वो मैं बताता हूँ। चलें जी, टोटल कर दें। वन 4,957, इसका बता दें टोटल। अल्लाह अकबर, आगे हो आप? मुंह धोने गए थे? अच्छा भाईजान, जिन बैठा हुआ है क्लास में। 250 एक्टिव होके बैठे हैं तो, ड्राइवर नहीं गाड़ी चलाते। ओके अच्छा जी, लेकिन बहुत सवारियों की चाय का जिम्मेदार नहीं होता, अपनी चाय का जिम्मेदार होता है वो। ओके, अब मोहतरम एक फटा आ सकता था कि लोन इस साल रीपे हो जाता, वो फिर एक नया मसला शुरू हो जाना था। जागते रहना भाइयों, एक और मसला आ सकता था सवाल में, लोन इस साल क्या हो जाता? अगर लोन इस साल रीपे हो जाता ना, तो लोन की रीपेमेंट पर करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस निकालना था हमने, और जो करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस होना था उसको पकड़ना था और 10 मिलियन की एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करके रिवाइज कॉस्ट निकालनी थी, और रिवाइज कॉस्ट निकालकर फिर आपने डिप्रिसिएशन की साइड पे जाना था। लेकिन वो सारा भी मैं आपको करवा नहीं रहा, रेफरेंस के तौर पे आपको लिखवा रहा हूं। करवा क्यों नहीं रहा? इसलिए कि हमारे सवाल में करना नहीं। करना क्यों नहीं? क्योंकि लोन 3 साल बाद रीपे होने, हमारे साल रीपे नहीं होना। तो लिखें, हमारे साल लोन रीपे नहीं हुआ, हमारे साल लोन रीपे नहीं हुआ, इसलिए रीपेमेंट का गेन लॉस कोई नहीं है। हमारे साल लोन रीपे नहीं हुआ, इसलिए रीपेमेंट का गेन लॉस, रीपेमेंट पर, इसलिए रीपेमेंट पर करेंसी एक्सचेंज गेन लॉस नहीं है। अगर लोन रीपे होता, अगर लोन रीपे होता तो मैं, दिल में बोलें, तो मैं पेज 152 के, तो मैं पेज 152 के
बुरे वाला वाले सवाल जैसा करता तो मैं पेज 152 के क्वेश्चन 4 जैसा करता। कहां तक पहुंचे हो? तो तक तो पहुंच गए हो ना। मैं रिप्ले अगर मैं लोन रीपे करता तो फिर पेज 152 के क्वेश्चन 4 बुरे वाला की तरह करता। ओके, फेस न्यूमेरिकल का। मोहतरमा बुरी, बस पहले कोई और फिक्रा बोले जरा इससे पहले। नहीं, आलिफ आलिफ बा बा चा सॉरी आलिफ, 3 अलिफ है, 3 पाकिस्तान सोर्स इनकम है और 2 फॉरेन सोर्स इनकम है। 3 पाकिस्तान सोर्स इनकम है, 2 फॉरेन सोर्स इनकम है। अब ये बुरी बस है, ये अच्छी सवारी है, और ये जो है वो बोले अच्छी बस है। सर अच्छा, बड़े वाले न्यूमेरिकल में भी इस तरह लॉजिक का सोच रहे हैं? नहीं, वो छोटे वालों के लिए था, बड़े वाले न्यूमेरिकलों के लिए CFI। तो सैलरी को बाहर रख दें, 14957 को अंदर बुलाएं और उसमें से माइनस कर दें 250, और फॉरेन इनकम्स दोनों को बारो बारी हम टोटल में डाल देंगे। चलें जी, मिस्टर बासित, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2022। चलें जी, अल्लाह आपके भाग लगाए। अच्छा जी, क्लास के बाद किसी ने पूछना ये भाग क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी किस्मत 7004। इनकम फ्रॉम बिजनेस कि बस लाके खड़ी करें 14957। लोर 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 कसूर 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 पिंडी मियाँ वाली चीचू दी मलियां। लेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इन्ना लिल्लाह 14957 माइनस 250। चादर उतार से देख के मुझे गर्मी लग रही है, डबल डबल ट्रिपल चीजें पहनी है। चलो ठीक है खैर। अच्छा बोले 14707। अब फॉरेन इनकम्स में जो लॉसेस हैं उनको ऐसे उंगली से पकड़ के नीचे फेंक दें, और फॉरेन इनकम में जो पॉजिटिव है उनको बस ऐड कर दें। दोनों पॉजिटिव हैं। जी फॉरेन, और आगे इनकम फ्रॉम, ये मैंने ये डाला है फॉरेन के लिए, पेपर मैंने डालिएगा इसको 250। जिस बात की ऊपर साथ वाले बंदे की शीट खींच के और नीचे ऐसे लगा दिया, जैसे उसने किया वैसे ही मैंने। अच्छा जी, टोटल करें। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो सुबह से कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया। हाथ खड़ा 1 2 की शर्म या होती है। 24361। बता दें जी आप क्या क्या माइनस करना है। और पुत्र ये एग्जाम्प्ट इनकम तो ने टैक्सेबल करा दी। मैं आपको फिर मशवरा दूंगा, आप लोग यही एग्जाम्प्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि सरकार ने कोई और गलती कर जानी है। फिर यही एग्जाम्प्ट लिख दीजिएगा ताकि इधर ही याद रहे।
ज्यादा मसला हुआ टीचर को? अच्छा जी, ले जाएंगे लुट मची हुई है। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन जो एग्जाम्प्ट है जी। आगे गोल्डन हैंडशेक, सो गोल्डन हैंडशेक सेपरेट ब्लॉक। मुझे क्यों निकाला? तुम्हारे पे सेपरेट रेट है, तुम्हारे पे सेपरेट रेट है। तुम्हें इंग्लैंड लेके जाना है? नहीं, तुम्हारे पे सेपरेट रेट है। ये क्या आ रही है? टोटल इनकम आ रही है, लेकिन ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए यही टैक्सेबल है। अच्छा एक बात अब याद रखिएगा, आज टोटल इनकम का लफ्ज़ पेपर में नहीं लिख के आना, इसलिए कि वो ना टोटल इनकम इसको कहता है जिसमें सारी इनकम्स पड़ी हों। और अगर आप फोकस करें, हम जो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट है उसमें भी हमने टोटल इनकम के आगे लाइन खाली छोड़ी हुई है, लिखा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एग्जामिनर की ये ख्वाहिश है कि टोटल और टोटल इनकम कुछ नहीं है। वो टोटल तो आपके समझाने के लिए बोला जाता था। आपने दो ही लफ्ज़ लिख के आने हैं, टोटल इनकम, उसके बाद ये माइनस करके इसको खाली छोड़ना है, इसका कोई नाम नहीं रखना। इसमें से फिर ज़कात माइनस करनी है और जो जवाब आएगा डेट इज कॉल्ड एज, लेकिन अभी टोटल ही टैक्सेबल बन रही है। द रीजन इज टोटल दिल में बोलना है लेकिन सब सफे के ऊपर नहीं लिखना। टैक्सेबल इनकम बोले 19761। ओके, अटेंटिव बशाशत चेहरों पे खुशी, ऐसे जैसे कोई लॉटरी निकल आई है अभी बैठे बैठे। टैक्स निकालें जी, कैलकुलेटर पकड़ें, 19761 पे 75% लगाएं। ओ भाई लगाने तो जा रहे हैं बंदे, लेके इधर ही लगा दें। अगर आज भी कोई ये पूछे कि 75% क्यों लग रहे तो ब्रेक के बाद आपने उसके साथ नहीं बैठना, बस बात खत्म। बस कुछ उसको कुछ ना कहें, अब कुछ मत कहें उसको, बस रिलैक्स हो जाए हम। बस अगले सेशन में उसके साथ नहीं बैठना आपने। आज भी कोई पूछे कि इस पे 75% क्यों लग रहा है, 19761 पे 75% लगाएं। इसे कंपेयर करें सैलरी से, सैलरी कम, सिर्फ पाकिस्तान सैलरी से कंपेयर करना है, फॉरेन तो वैसे ही ऐड होकर लेस होगी, सिर्फ पाकिस्तान सैलरी से कंपेयर करना है, ये भी याद रखिएगा। तो सैलरी कम, टेबल 1 लगवाएं, छोड़ें फिर, मुझे बस फिगर ही बता दें जो टेबल 1 में निकली। 6146 यार, आज कड़ाकेदार बोल रहे हो बड़े अरसे बाद। 6146। अच्छा जी, अब यहां पे खड़े होकर थोड़ा सा बैठना है और बैठ के सोचना है कि आगे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं। उन चीजों को हम देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। बोले ना तेरी ना मेरी चैप्टर 18 की बात करते हैं, चैप्टर 19 की। ना मैं अभी ना मैं खाकी। अच्छा जी, सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन अदर सोर्स बला बला, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में जब टैक्स निकल आए ग्रॉस टैक्स, तो आपने माइनस करना है फॉरेन। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया की, यही तो अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, इन्हीं से तो आपने बचना है। मैं नहीं मिटाऊंगा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, डो नॉट कॉन्सेप्ट, ये इस पे फोकस ना करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। सामने रख के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस पे फोकस नहीं करना आपने। तो नजरों की हिफाजत करें, इधर रखें नजर। ग्रॉस टैक्स माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट, साथ साथ मोबाइल यूज कर लें, फ्रेश हो जाएंगे। माइनस फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस सेक्शन 61 to 63 का टैक्स क्रेडिट। इसके बाद टैक्स ऑन सिक्योरिटीज, टैक्स ऑन इमूवेबल एंड टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक भी इधर ही आएगा। डिविडेंड वगैरह है नहीं और कोई टैक्सेस हमारे कटे नहीं, तो आप सिर्फ फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करवा दें और इसके बाद जो है सेक्शन 61 से 63 वाला टैक्स क्रेडिट माइनस करवा दें और टैक्स ऐड करवा दें ऑन सेपरेट लॉ। चलें जी, मैं मिटाने लगा हूं वर्किंग 1।
ये मैसेज आते जा रहे हैं, वो भी भारी होता जा रहा है तेरा मोबाइल मेरी जेब में जो गया हुआ है। जी जी बिल्कुल, आई नो। मैं ऐसे आपके लिए टेक्स्ट दोबारा लिख रहा हूं ऊपर 6146। अगला आपका मोबाइल लेना है मैंने, निकालो तो सही। 6146 लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वो फॉरेन इनकम बताएं जिस पर आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट देना है 250। इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप देंगे लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स। अब हम फॉरेन टैक्स निकालते हैं। जीबीपी जीबीपी 225 फॉरेन कंट्री में पे किया। इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करें, इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट करें। जीबीपी 225 को पाक रुपीज में कन्वर्ट करें। मेरा मार्कर देखें किधर पड़ा हुआ है और आप बोल क्या रहे हैं। तो यार हद होती है। 250। आप बताएं क्या जवाब आ रहा है। 56। ये फॉरेन टैक्स आ गया। अब आप निकालें पाकिस्तान टैक्स। 6146 अगर टैक्स है 19761 पे, तो बताऊं से मुराद बैंगन होता है। तो बताऊं कि 250 पे कितना है। मैं बताऊं या आप बताऊं। आप बताऊं 78। थोड़ा सा फोकस करके बताएं दोनों में लोअर कौन सा है। छा गए हैं आप लोग, लोअर देखना आ गया है। 56। चलें जी, 6146 माइनस 56। वेल डन, कैलकुलेट करना आ गया है। 6090 लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63। ये पेपर में लिख के आएंगे फॉर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। जी ए ओवर बी इंटू सी तो लिखने दे पहले, फिर होगा लोअर ऑफ 6090 डिवाइडेड बाय सी इज लोअर ऑफ actual amount of contribution in approved pension fund, that is कितनी है 500। मुझे क्या नजर आवे ये 500 या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम 19761। क्या जवाब आ रहा है। 20% 39। इन दोनों में से लोअर को बाहर ले जाऊं या सी ले लूं। ले लें, सी ले लें। 500 ठीक है, गरारियां सेट हो रही हैं तेरी। 6090 डिवाइड बाय 19761 मल्टीप्लाइड बाय 500 150। जवाब ही दे दें 5935। क्लास में एग्जिट से पहले सबके मोबाइल पे स्टेटस चेक किया जाएगा कि ऑफलाइन टिल मिड ऑफ मार्च। ये स्टेटस चेक किया जाएगा और फिर आप लोगों को छुट्टी दी जाएगी। 59। अच्छा अब ऐड कर दें टैक्स ऑन गोल्डन हैंडशेक।
गोल्डन हैंडशेक कितना है? इस पे हिम्मत करके लगाएं 4%। 88 पेएबल टू गवर्नमेंट 6024। अच्छा जी, कौन सा वाला? गोल्डन हैंडशेक वाला? वो आप जाके सैलरी के चैप्टर पे देखो, गोल्डन हैंडशेक, उस पर 3 साल का पिछला एवरेज रेट यूज होता है। अच्छा जी, अब एक चीज लिखें, ये जो गोल्डन हैंडशेक था ना, इसको असल में 2 तरीके से टैक्स करना था। एक नॉर्मल तरीके से टैक्स लगा के चेक करना था, और एक पिछले 3 सालों का एवरेज रेट लगा के चेक करना था। ये 2 तरीके थे गोल्डन हैंडशेक पे टैक्स चेक करने के। लेकिन हमने क्या किया है, हमने सिर्फ सेपरेट ब्लॉक लगाया है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल बड़ा था, उसके अपने तकादे थे, तो उसमें अगर दोनों तरीके से करते तो बहुत टाइम लग जाता हमें। इसका एक अगर आसान और छोटा सवाल है ना पेपर में, जैसे ये वाला है, जिसमें आपको लगे वो चेक की आपसे गोल्डन हैंडशेक का कॉन्सेप्ट करना चाह रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप इस तरह नहीं करेंगे कि उसको सेपरेट ले लें, ऐसी सूरत में दोनों तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं पास्ट पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें वो गोल्डन हैंडशेक का डेटा दे रहा है, पिछले 3 सालों का एवरेज रेट निकालने का डेटा दे रहा है, और एडजस्टमेंट ही एक है बस, और नंबर भी जो है वो 7 है, 6 हैं। तो अब इसमें दोनों तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हम नॉर्मल तरीके से भी गोल्डन हैंडशेक को लेंगे और 3 सालों का एवरेज रेट भी लगाएंगे। तो लिखें जी, अगर क्वेश्चन छोटा हो, जैसे कि क्वेश्चन 7 ऑन पेज 110, यार इसी को जरा तेज करें, वो आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन छोटा हो, जैसे कि क्वेश्चन 7 पेज 110, तो फिर गोल्डन हैंडशेक पे दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट करें। फिर गोल्डन हैंडशेक पे दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेट करें। नहीं, उधर रहने दें, ये वाला कर दें, वो बाकियों का मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, 23 कर दें। यार यहाँ पे रुकवाओ, पहले वो करो जरा, यहाँ पे रुकवाओ, फिर अगला पार्ट शुरू करवाओ, ताकि वो